में आपका मोस्ट वेलकम है। आर्टिकल नंबर 70 हमारा हो चुका था कंप्लीट। मैंने पिछली स्लाइड में उसको करा दिया है। उसका पिछला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम आर्टिकल नंबर 71 करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसको भी हम जो भी उसमें व्याख्या दी गई है, जो भी आर्टिकल नंबर 71 क्या कहना चाहता है बेसिकली, उसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। कोई भी पार्ट को यहाँ पर स्किप मैं नहीं करूंगा। जो भी मेरे वीडियो कंटिन्यू मिल रहे होंगे आपको, वो डीपली मिलेंगे। ऐसा लॉन्ग छोटा मोटा वीडियो नहीं मिलेगा किसी भी आर्टिकल का क्यों ना हो। मोस्टली उसमें जो भी व्याख्या है उसको क्लियर कट बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 71। अनुच्छेद 71 या आर्टिकल नंबर 71, इसके 4 पॉइंट दिए गए। प्रत्येक पॉइंट को हम यहाँ पर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रत्येक पॉइंट किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की बात यहाँ पर करता है, तो हम बेसिकली स्पेशली हम इन ऑब्जेक्ट जो भी है उसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट इसका क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति दोनों की बात हो रही के निर्वाचन से संबंधित है। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, दोनों के निर्वाचन से संबंधित यहाँ पर आर्टिकल नंबर 71 बात यहाँ पर बेसिकली करता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। या उससे संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी तरह की कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसका लास्ट निर्णय कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। उसके बाद कोई नहीं करेगा। यानी कि फाइनल बोल दिया गया है। अगर इस तरह की किसी भी तरह की कोई कंडीशन उत्पन्न होती है, अगर पक्ष और विपक्ष की तरफ से अगर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है और ऐसा लगता है कि सामने वाले ने कहीं ना कहीं दिक्कत की है, उसके अकॉर्डिंग वो वोटिंग में किसी तरह के हेर फेर की गया, तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा वो लास्ट में मान्य किया जाएगा। उसका निर्णय कुछ भी हो सकता है, उसके आगे कुछ भी नहीं, फुल स्टॉप लग जाएगा। कहने का मतलब यहां पर ये पॉइंट नंबर हमारा 1 यही बात करता है। अब पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या है, 4 पॉइंट दिए गए, तो हम प्रत्येक पॉइंट को हम यहां पर स्पेशली समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। यानी कि किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया है, यानी कि रद्द कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट हमें गौर से समझने की जरूरत है। रद्द कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख को, यहां पर पॉइंट वाइज पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्णय की तारीख को या उससे पूर्व यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उसके द्वारा किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अमान्य नहीं होंगे। यानी कि बेसिकली पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा पूर्व में जो भी कार्य किए गए वो शून्य घोषित नहीं किए जाएंगे जब तक वह राष्ट्रपति रहा है। चाहे भले ही वो 1 साल रहा हो, चाहे 2 साल रहा हो, चाहे 3 साल रहा हो। बेसिकली पॉइंट नंबर 2 हमारा ये बात करता है। जैसे ही मान लीजिए कोई भी राष्ट्रपति चुन के आया या उपराष्ट्रपति चुन के आया और सामने वाली पार्टी को ऐसा लगता है इसने गलत किया है, तब तक वो उच्चतम न्यायालय में गया, उससे पहले वो राष्ट्रपति बन गया, उसने कुछ कार्य कर दिए, चाहे 2 दिन रहा हो, चाहे 4 दिन, चाहे 1 महीना, तो वो जो कार्य किए वो शून्य घोषित नहीं होंगे, यानी कि वो कार्य मान्य किए जाएंगे।
कब से? जब से वो तारीख से, जिस दिन से वो राष्ट्रपति बना है। बेसिकली पॉइंट नंबर 2 हमारा इसकी बात करता है। चलिए हम पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। यहां पर पॉइंट नंबर 3 ये किसकी बात करता है? इस संविधान के उपबंधों के अधीन, यहां पर ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को यहां पर समझने की बहुत जरूरत है। अधीन रहते हुए संसद विधि द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या उससे सशक्त किसी मामले को विनियमित कर सकेगी। पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है? संविधान के जो भी प्रावधान है, जो भी उपराष्ट्रपति के से संबंधित जो भी प्रावधान है, क्या कर सकेगी? संसद के या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति विधि द्वारा यानी कानून बनाकर उसको लागू कर सकेगी। उसमें किसी भी तरह का अप एंड डाउन कर सकेगी। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। और किसी भी मामले को विनियमित कर सकेगी, यानी कि जो भी मामले है उनको विनियमित यानी लागू कर सकेगी। कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए क्या है? चुनाव उससे संबंधित जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी क्राइटेरिया है, उनको अप एंड डाउन कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद। ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट दिए गए उसको पॉइंट वाइज पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से किसी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि जो भी निर्वाचक मंडल है उसके द्वारा राष्ट्रपति को जो भी चुना गया है, उस पे अगर किसी भी तरह के किसी भी तरह का कोई प्रश्न होता है और उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना है उसको हटा दिया गया है, तो निर्वाचक मंडल जो भी है उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, या फिर उनको किसी भी तरह कोई कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा और उनको साइड में कर दिया जाएगा। ये बेसिकली पॉइंट नंबर 4 बात करता है, यानी कि जो भी निर्वाचक मंडल है उनसे किसी भी तरह का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया और क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या है, ये कुछ जरूरत है नहीं। तो उच्चतम न्यायालय ने एक बार निर्णय दे दिया, रद्द कर दिया कि आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, बस बात खत्म, फुल स्टॉप वहां पर लग जाता है। यानी कि कहने का मतलब है आर्टिकल नंबर 71 में 4 पॉइंट दिए गए, उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए और भी देखते हैं इसमें क्या है। अब इसका भावार्थ क्या है, यानी कि भावार्थ का मतलब ये कहना क्या चाहता है आर्टिकल नंबर 71, इसको भी समझते हैं। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवादों और समस्याओं के निपटारे के लिए प्रावधान किए गए। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये आर्टिकल नंबर 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आर्टिकल नंबर 71 का यूज करते हुए उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा और लास्ट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की ही मान्य होगी, उसके आगे कुछ नहीं। बेसिकली आर्टिकल नंबर 71 यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है। चलिए और देखते हैं, ये इसका भावार्थ है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल का कुछ ना कुछ भावार्थ होता है, यानी कि कुछ ना कुछ वो कहना चाहता है, इसलिए इसका भावार्थ दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा और सरल एवं विस्तृत व्याख्या यानी कि सिंपल एंड डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की शुद्धता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। यानी कि आर्टिकल नंबर 71 क्या करता है,
राष्ट्रपति का जो चुनाव है सही तरीके से, सही वे में, शुद्धता, निष्पक्षता बनी रहे, इसलिए आर्टिकल नंबर 71 को इसमें रखा गया है। और उसकी रखवाली के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दिया गया है कि आप उसके जो भी उसकी शुद्धता यानी कि उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है, उसमें जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनको खत्म कर सकता है। इसलिए आर्टिकल नंबर 71 का निष्पक्षता के रूप में उपयोग हुआ है। भारत में अभी 2 बार इसका उपयोग हो चुका है। मैं आगे इसको और भी बताने वाला हूं। विवादों का निपटारा क्या कहता है यहां पर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी संदेह या विवाद सीधे उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में ही उठाया जा सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति में अगर किसी भी चुनाव में किसी भी तरह की कोई धांधली हुई है या फिर किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो डायरेक्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। कहां पर लगेगी, सुप्रीम कोर्ट में यहां पर पिटीशन लगेगी, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं लगेगी। बेसिकली आर्टिकल नंबर 71 यहां पर कहने की कोशिश करता है। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, उच्चतम न्यायालय का फैसला। मैंने पहले ही बताया पिछली स्लाइड में भी, उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम फाइनल होगा, इसके खिलाफ कहीं और अपील नहीं की जा सकती। यानी कि इसके खिलाफ कहीं किसी भी तरह की कोई अपील नहीं की जा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को काफी सोच विचार के इसके खिलाफ निर्णय देना पड़ता है। पक्ष विपक्ष दोनों को सुनने के बाद बाकायदा सबूतों के आधार पर इसमें निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि इसके आगे कोई डिसीजन नहीं होगा। फाइनल डिसीजन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा कि क्या सही है क्या गलत है। अशक्त घोषित करने का प्रभाव, इफेक्ट एंड वाइड। ये क्या कहता है, अगर उच्चतम न्यायालय किसी का निर्वाचन रद्द कर दे तो इसका पीछे जाकर प्रभाव नहीं होगा। अगर किसी व्यक्ति का, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, किसी का भी चुनाव अगर रद्द करता है सुप्रीम कोर्ट तो पीछे उसके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो अफेक्ट नहीं होंगे। बेसिकली ये हेडिंग ये कहना चाहती है। ऐसा नहीं है आपने 10 साल पहले कोई कार्य कर दिए थे तो आज मान लो कोई भी कार्य किया है तो वो अफेक्ट हो जाए, नहीं होंगे। आपके जो कार्य किए गए वो हो गए एक बार, बस बात खत्म हो गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे रहा है तो आज से आपका जो कार्य है वो प्रभावित माना जाएगा। उस व्यक्ति द्वारा फैसले की तारीख से पहले किए गए सभी आधिकारिक कार्य वैध है। यानी कि उस तारीख से पहले, भले ही एक दिन पहले क्यों ना कार्य किए गए हों, सब वैध है, सब वैध माने जाएंगे और उस तारीख के बाद सब अवैध माने जाएंगे, अगर उपराष्ट्रपति वो व्यक्ति रहता है या नहीं रहता है। बेसिकली पॉइंट नंबर 2 ये कहने की बात करता है, माने जाएंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक अराजकता और अनिश्चितता से बचना है। यानी प्रशासनिक अराजकता फैल जाए उसको रोकना है कहीं ना कहीं। आर्टिकल नंबर 71 क्या करता है, प्रशासनिक अव्यवस्था ना फैले इसको कहीं ना कहीं रोक लगाता है। यहां पर ये बात की जा रही है, इसका ये प्रभाव है। संसद की शक्ति, इसे भी हम थोड़ा इसी में आर्टिकल नंबर 71 में ही चल रहा है, क्योंकि मैंने प्रत्येक आर्टिकल का कहीं ना कहीं डीपली स्टडी किया और डीपली ही उसको मैं बता रहा हूं। ये विशेष रूप से आप प्रत्येक आर्टिकल में चेक कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में सभी आर्टिकल की प्लेलिस्ट डली हुई है। अब यहाँ पर संसद की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट को भी बताया गया है कि आर्टिकल 71 का पार्लियामेंट को क्या क्या पावर है। यहाँ पर क्या बोलता है ये, संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मामले जैसे नामांकन, मतदान प्रक्रिया आदि को विनियमित रेगुलेट कर सके। पिछली स्लाइड में भी मैंने यही बताया कि संसद को यह पावर दे दिया गया कि ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े जो भी मामले, नामांकन हुआ, उसकी उम्र से जुड़े, उसकी एलिजिबिलिटी से जुड़े जो भी प्रावधान है वो बना सकता है। कौन बना सकता है, संसद बना सकती है।
संसद को कहीं ना कहीं ये पावर दे दिया गया कि आप एलिजिबिलिटी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आप जो भी चुनाव के मामले हैं उनसे संबंधित आप लॉ या कानून बना सकते हो। इसी शक्ति के तहत संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया है। यानी कि आर्टिकल नंबर 71 का यूज करते हुए संसद ने क्या किया है, निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते रहते हैं प्रत्येक। और आपने और भी लोगों के देखे होंगे वीडियो, ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि मैं प्रत्येक आर्टिकल को मैं डीपली यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो भी निर्वाचन अधिनियम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का बना है वो आर्टिकल नंबर 1952 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। निर्वाचक मंडल में रिक्ति का प्रभाव, इसको भी हम थोड़ा सा डीपली यहां पर समझेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है, यानी इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। क्या कहता है, अगर निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के कुछ सदस्य जैसे संसद या विधायक अपना पद खाली कर देते हैं तो केवल इस आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कहने का यहां पर क्या मीन्स है, अगर निर्वाचक मंडल में से 2, 1 या 3, 4 सदस्य में से कोई 1, 2 सदस्य चला जाता है तो इस आधार पर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ है उसको चुनौती नहीं दे सकते हो। बेसिकली यहाँ आर्टिकल नंबर 71 के पॉइंट नंबर 4 का कहता है। पॉइंट नंबर 4 ये बेसिकली बात यहाँ पर करता है कि अगर मान लीजिए कोई कहना चाहे कि एक सदस्य चला गया है तो उसके आधार पर ये चुनाव रद्द कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, चुनाव का जो प्रक्रिया वो कंटिन्यू चलेगी, भले ही एक व्यक्ति छोड़ के चला जाए या 2 छोड़ के चले क्यों ना जाए। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम दे सकते हैं, अगर चुनाव के समय कुछ विधानसभा सदस्यों की सीटें खाली, यानी कि विधानसभा सदस्यों की कुछ सीटें खाली हो जाती हैं तो इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव अमान्य है। यानी कि किसी कारणवश कोई सीट खाली हो जाती है तो यह नहीं कह सकते कि चुनाव अमान्य है, यानी कि चुनाव को रद्द कर दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। और चुनाव उस समय मौजूद सदस्यों से बने मंडल द्वारा ही होता है। यानी कि चुनाव में जो मौजूद सदस्य हैं, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, उनके द्वारा चुनाव कराया जाएगा, भले ही 1-2 क्यों ना अब्सेंट हो जाए। आर्टिकल नंबर 71 बेसिकली ये कहना चाहता है। और थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। और अब अनुच्छेद 17 और 71 में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल मिलते जुलते थे इसलिए मैंने इनका डिफरेंस भी बता दिया है। हालांकि मैंने सेपरेट इसका वीडियो 17 का 70 का आर्टिकल नंबर 70 का अलग से मैंने बनाया हुआ, प्ले लिस्ट में वो डला हुआ है। इसको इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी डिफरेंस के रूप में भी समझाते हैं इसको। अब विशेषता क्या है, अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 71। विषय इसका क्या है, राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करता है। यानी राष्ट्रपति का जो भी चुनाव होता है उसके जो भी कर्तव्य है उसमें क्या करता है, यह निर्वहन करता है, यानी कि उसको रेगुलेट करता है कहीं ना कहीं। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद, यानी कि यह कार्यों की बात करता है। और 71 क्या कहता है, चुनाव से जुड़े जो भी विवाद है उनको खत्म करने की कोशिश यहाँ पर करता है। ये इसका विषय हो गया। प्रकृति क्या है, एक आपातकालीन असाधारण प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 70 क्या करता है, आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए प्रावधान लागू करने की यहाँ पर 70 बात करता है। और 71 क्या कहता है, एक सामान्य और सक्रिय प्रावधान, एक सामान्य स्थिति और सक्रिय प्रावधान यहाँ पर माना गया है। और न्यायालय की भूमिका क्या कहती है, यहाँ पर कोई भूमिका नहीं है। आर्टिकल नंबर 70 में कोई भूमिका नहीं है न्यायालय, क्योंकि आर्टिकल नंबर 70 हमारा क्या कहता है, अगर ऐसी क्रिटिकल कोई कंडीशन उत्पन्न होती है तो संसद को पावर दे दी गया, वो कानून बनाकर लागू कर सकती है और उसी के अकॉर्डिंग पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया चलेगी, लेकिन न्यायालय की उसमें कोई भूमिका नहीं है।
लेकिन 71 में न्यायालय की भूमिका इसमें बताई गई है। जैसे उच्चतम न्यायालय को विवाद सुलझाने का अंतिम शक्ति, यानी सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया, अंतिम शक्ति। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति में किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को सुलझाएगा। और देखते हैं इसमें उपयोग। अब किस आर्टिकल का कहां पर उपयोग हुआ इसे भी हम यहां पर समझ लेते हैं। भारत में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि आर्टिकल नंबर 70 का अभी तक भारत में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन आर्टिकल नंबर 71 का 2 बार मामलों में इसका विवाद दो बार इसका उपयोग हो चुका है। एक 1969 में और एक शुरुआत में, जो कि आप जाके गूगल पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। यानी कि आर्टिकल नंबर 71 का 2 बार अभी तक भारत के इतिहास में 2 बार इसका उपयोग हुआ है और आर्टिकल नंबर 70 का अभी तक कोई उपयोग नहीं हुआ है। अब इसका निष्कर्ष क्या है, जैसे कि मैं प्रत्येक आर्टिकल का कहीं ना कहीं निष्कर्ष बताता हूं, इस आर्टिकल का भी हम यहाँ पर निष्कर्ष पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 71 भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण धारा है जो देश के दो सर्वोच्च पदों के चुनाव की वैधानिकता, लीगलिटी और निष्पक्षता, फेयरनेस को बनाए रखती है। यह सुनिश्चित करता है कि इन महत्वपूर्ण चुनावों से जुड़े किसी भी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से किया जाएगा। कहने का यहां पर मतलब है, आर्टिकल नंबर 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी तरह का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट को पावर दे दिया गया है कि आप इससे जुड़े जो भी विवाद के मामले हैं उनका निपटारा कर सकते हैं। बेसिकली आर्टिकल नंबर 71 यह कहना चाहता है। आई होप आर्टिकल नंबर 71 आपको समझ में आया होगा। इसी तरह आपको कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े आर्टिकल मिलते रहेंगे। समझ अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।